अगर विस्कोसिटी दी है तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सब लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, सब लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई डेल्टा पी r⁴ अपॉन 8 ईटा एल, जहां पर डेल्टा पी क्या है, देखिए डेल्टा पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस, r इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, eta is the coefficient of viscosity and l is the length of tube। जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा, तो अगर विस्कोसिटी नहीं होती तो बहुत आसान होता, एरिया इनटू वेलोसिटी, बट विस्कोसिटी है तो फिर थोड़ा बड़ा फॉर्मूला। इवन दो यूनिट तो सेम रहेगी, रेट ऑफ फ्लो की यूनिट बोलो, टेस्ट में पूछी थी क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पर भी तो सेम रहेगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ से देखो, अगर विस्कोसिटी को बच्चों कंसिडर करा जाए तो फिर रेट ऑफ फ्लो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे को बताओ किस किस पे डिपेंड कर रहा है। क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस है, देखो यहाँ से क्या रेट ऑफ फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4 है, बोलो। यस सर। क्या तीसरा रेट ऑफ फ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी है, और चौथा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ है। तो अगर विस्कोसिटी को कंसिडर करेंगे तो ये चार फैक्टर पर रेट ऑफ फ्लो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं गाढ़ा लिक्विड लूं, जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। क्या बोलते हो भाई। तो जैसे जैसे आप गाढ़ा लिक्विड लोगे विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ फ्लो भी क्या होगा, कम। जितनी लंबी ट्यूब लूंगा, ट्यूब लंबी लूंगा तो सर आपकी आवाज अटक रही है। जैसे जैसे यस सर। यस सर। रेट ऑफ फ्लो कम होगा। हाँ, जैसे जैसे मैं लंबी लंबी ट्यूब लूंगा, जैसे जैसे लेंथ आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ फ्लो भी क्या होगा, कम होते जाएगा। प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना रेट ऑफ फ्लो होगा, और रेडियस, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो होगा। देख लो, तो ये चार फैक्टर पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ फ्लो। नोट कर लिया, चलिए देख लीजिए भाई। सर आवाज ही नहीं आ रही। फॉर्मूला, अरे मैं बोल ही नहीं रहा हूं अभी। फॉर्मूला याद कर लिया सभी ने, चलिए चलो भाई, ये हमारी विस्कोसिटी की कहानी थी। चलो शुरू करें नया पार्ट। सर इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है। इस पे न्यूमेरिकल नहीं, एक रेशियो न्यूमेरिकल होगा, वो मैं आपको दे दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा नहीं आएगा तो। कल सिर्फ रेशियो वाला एक न्यूमेरिकल बनता है, तो वो मैं आपको दे दूंगा, है ना। रेडियस का रेशियो दे देंगे, लेंथ का रेशियो दे देंगे और रेट ऑफ पूछेंगे, ठीक है। चलो शुरू करें भाई नए टॉपिक का, श्री गणेश करें। सर आप सरफेस टेंशन चलिए। पढ़ाने वाले थे ना? नहीं नहीं, सरफेस टेंशन अभी सर ये पहले मैं हाँ ग्रेविटेशन पढ़ाने की सोच रहा हूँ। पहले मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, फैक्टर्स ऑन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये आपको बता सकते हैं। सरफेस वेलोसिटी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पुराना कुछ भी यूज नहीं है। हाँ ठीक है, बता सकते हैं।
ये चैप्टर में ले रहा हूँ, इसमें पुराना कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, थोड़ा सा वेक्टर के रिजल्टेंट का शुरुआत में इस्तेमाल होगा, तो वो वेक्टर का रिजल्टेंट तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ रिकवरी में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो न्यू चैप्टर है भाई, जो लोग छुट्टी मार रहे थे अभी तक, अब इस चैप्टर से छुट्टी मत मारना, छुट्टी मारोगे समझ में नहीं आएगा, छुट्टी नहीं मारोगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी है। क्या पढ़ते हैं, चलो बताइए। ग्रेविटेशन, बेटा आप लोगों के नेट में दिक्कत होगी, मेरी तरफ से तो पूरा सही है। नहीं सर, हाँ? आपने सर आपके तरफ से आवाज आपके तरफ सबको अटक रही है। आपकी तो क्लियर है। नहीं मुझे ये देखो, देखो भाई, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अब इसमें मेरी तरफ से दिक्कत क्या, देखो भाई, ठीक है बालकों, आप लोगों की तरफ की दिक्कत होगी, सब बच्चों को नहीं अटक रही, आप देखो। सर ऑलमोस्ट सबको ही अटक रही है। सर सबको ही अटक रही है। सर सबको ही अटक रही है। हाँ सर, सबको अटक रही है। एक मिनट रुको, किन किन लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे आ रही है सर। क्लियर है सर। यस तो क्लियर है। और बताओ किन किन लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? देखो बेटा, आ रही है? सर 3 ही लोगों को आ रही। अच्छा, रेज हैंड करवा देता हूँ, ये लो, रेज हैंड करो भाई, किन किन लोगों को क्लियर आ रही है? पार्टिसिपेंट रेज हैंड कर सकते हो ना आप लोग वहां जाके? यस सर, रेज हैंड करो। और जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है देख लो भाई लोगों। सर अभी आ रही है। सर अभी आ रही है। हाँ, वो तो आवाज तो देखो, इंटरनेट है, आते जाते रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना लोड नहीं है ना, रिकॉर्डिंग के लिए अपन कर रहे हैं क्या, बाय चांस कभी कट भी जाए तो आप लोग कंसिडर करो, हमेशा इंटरनेट प्रॉब्लम भी नहीं रहती, तो ऑनलाइन है यार, कभी कभी अटक भी जाती है। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर, हाँ वो तो इतने लोग एक्चुअली एक साथ, भाई सिस्टम को भी तो इतने लोग हैंडल करना है ना, 66 लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे, इतने लोगों को सिस्टम को भी हैंडल करना है, तो वो सही बोल रहा है। हो सकता है कई बार जो एप्लीकेशन है वो उतना सपोर्ट नहीं करती है, एकदम से वो क्रैश हो जाती है ना, तो वो किसकी आवाज लेना है वो समझ नहीं पाती कहानी, तो वो भी एक इशू हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कभी बीच में अटकती तो आप लोग रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है बेटा, अभी आ रही है? मुझे बताओ, ग्रेविटेशन बचपन में भी पढ़ा आप लोगों ने, याद आ रहा है कुछ ग्रेविटेशन के बारे में? क्या पढ़ा? Yes. जैसे मुझे आप लोग बोलते तो आधे लोगों की आवाज समझ में नहीं आती क्योंकि कट कट के आती है, पर मैं उसको कहीं ना कहीं जोड़ लेता हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग जानते ही हो, न्यूटन ग्रेविटेशन का नियम निकाला, और उसने कब निकाला ये भी आप जानते हो। तो जो कुल मुद्दे की बात डायरेक्टली हमको करनी है वो क्या है, तो हमें सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करनी है। अब आप लोग मुझे बताइए, आप में से किसको ये याद है, किसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है? कोई है ऐसा बच्चा? बोलो भाई, कोई है जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद हो? जानवी, सिमरन, सर एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं याद। हाँ, जितना भी एग्जैक्ट तो मैंने पूछा भी नहीं है भाई, पूरा याद होता तो यहाँ बैठते ही क्यों आप लोग? mg। अबे ऐसा मत बोलो मेरे भाई, बोलो भाई। मैं बताऊं सर, मैं बताऊं M1 M2 अपन R। सर सर, मैं बताऊं? जी M1 M2 by R square।
आप लोग देखो, हाँ एक बात तो ये कि मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में बताया था, हाँ यहाँ पर भी बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले मिथ्या क्या है, सुनना बच्चों। सबसे पहले मिथ्या ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ किसके बीच का होता है, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का होता है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ ग्रेविटेशनल की डिस्कवरी अर्थ के लिए हुई है? यस सर। नो सर, नो सर, नो सर। हाँ, अगर आप में से जिन भी लोगों को लगता है या जिन भी व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि ग्रेविटेशन सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे एप्लीकेबल है, तो वो लोग अपने दिमाग को साफ कर लें। न्यूटन कहता है और हम कहते हैं कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में। मतलब आप बैठे हो, आपके पास में टेबल भी रखी होगी, ये आपके पास आपके पापा भी खड़े हैं, आपके पास आपकी मम्मी भी खड़ी है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी फोर्स को हम लोगों ने क्या कहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा है। समझ में आ रही मेरी बात? सुनाई दी क्या बोला? इन द यूनिवर्स each and every object attracts each other with a certain force known as gravitation force। एक मिनट माइक बंद करो। सर ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कुछ फर्क होता है क्या? हाँ बताऊंगा बेटा, अभी ग्रेविटेशन तो चालू करना दो मेरे भाई, फिर ग्रेविटी पे भी आऊंगा आगे जाके, चिंता मत करो। तो अगर बेटा मैंने ये स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर तो आपको क्या लगना चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट चिपक जाना चाहिए। पापा मम्मी कुर्सी टेबल सब चिपक गए एक ही जगह, क्या बोलते हो, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यस सर। यस सर। मैं बोल रहा हूँ मेरे लैपटॉप और मेरे बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो लैपटॉप तो मुझसे आके चिपक जाना चाहिए मैग्नेट की तरह। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा बेटा, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सफिशिएंट फोर्स सर, नहीं सर है। उसकी क्योंकि वो value फोर्स बहुत सबसे कम वीक है। फोर्स होती है। ग्रेविटेशन बहुत वीक फोर्स होता सबसे है। वीक फोर्स होता है। फ्रिक्शन बहुत फोर्स कम भी है, होता है। बिल्कुल सही है। हाँ फ्रिक्शन फोर्स भी होता है, ये बात आप लोग सही कह रहे हैं। तो न्यूटन ने जो कहा वो भी गलत नहीं है, और हम लोग जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, कि भाई फोर्स तो है बट इतना सफिशिएंट फोर्स नहीं है कि वो उस ऑब्जेक्ट को मूव करा सके। क्योंकि बिल्कुल सही आपने कहा, ग्रेविटेशन तो वीकेस्ट फोर्स है। तो नॉर्मली जो चीजों के बीच ग्रेविटेशन लगता है, गाड़ियों के बीच, हमारे बीच, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, इसीलिए उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। बट जब बात अर्थ के ग्रेविटेशन की होती है, तो अर्थ का मास कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है कि नहीं? क्यों भाई? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो चूंकि जब बड़े ऑब्जेक्ट की अर्थ की बात करते हैं तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो चीजें होती है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, चलिए कमिंग टू द पॉइंट। तो न्यूटन के हिसाब से कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? साथ साथ लिखते जाना, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या है? आर क्या है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन सर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू दी सेंटर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट। हाँ सेंटर ऑफ बॉल बोल लो। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इन दोनों को मिलाऊंगा बच्चों, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा? बोलो। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा? कैपिटल जी। कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देख लीजिए ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये फॉर्मूला किसका हो गया? ग्रेविटेशन। हाँ किसके बीच? किसके बीच? जरूरी नहीं अर्थ है, किसके बीच? दो पार्ट, Between दो two ऑब्जेक्ट्स के बीच। बिटवीन एनी टू बॉडीज। तो कोई भी दो बॉडीज के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, जहां पर कैपिटल जी बच्चों वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? वो भी न्यूमेरिकल में काम आएगी, सुनना। कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है?
को याद है क्या? वो होती है 6.673 into 6. 10 raised to the power 11. 10 to the power minus 11 बेटा, क्या 10 to the power minus 11, 6.67 into 10 to the power minus 11। और कैपिटल जी की यूनिट कितनी होती है? ये मैंने लिखा थी यूनिट्स एंड डायमेंशन में। कैपिटल जी की यूनिट क्या होगी? बोलो, कैपिटल जी किसके बराबर होगा अगर यहाँ से निकालूंगा? FR square तो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, जो नए बच्चे उस समय नहीं आए थे उनके लिए बता दूंगा एक बार। तो कैपिटल जी क्या होगा बच्चों? FR स्क्वायर अपॉन M1 M2 के बराबर होगा। देखो यहाँ से, यस सर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया और M1 M2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो कैपिटल जी क्या बनेगा? F के लिए क्या होता है? न्यूटन। R स्क्वायर के लिए बोलो मीटर स्क्वायर, और मासेस के प्रोडक्ट के लिए केजी अपॉन केजी। देख लीजिए बच्चों। हाँ, सो दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस पे फिर छोटी छोटी बारीक बातें भी करेंगे। पहले सब लोगों ने फॉर्मूला नोट कर लिया, यूनिट नोट कर ली, वैल्यू नोट कर ली और ये नोट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बताऊं। आगे वो बात जो नॉर्मली बच्चे नहीं जानते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन से बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखना, दो बॉल से, इन बॉल की रेडियस है r, इस बॉल की रेडियस भी है बच्चों r, इस बॉल का मास है m, इस बॉल का मास है 2m। दिख रही मेरी स्क्रीन? हाँ, इन दोनों बॉल्स के जो सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर कौन सा बच्चों बॉल का? ये वाला। और इसका सेंटर कौन सा? ये वाला। इन दोनों बॉल्स के जो बीच के सेंटर की दूरी है ये है 4r। ठीक है बच्चों, मैं आपसे बोलूंगा न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? न्यूटन के अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों बॉल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा ये बताइए। स्मॉल आर कितना लेंगे यहाँ पर? 4r। 4r लेंगे कि 2r लेंगे? 2R। सर 2r लेंगे रेडियस से। 2r। पक्का? सर 2r हाँ। कैसे होगा ना, 4R ही लेंगे ना। 4r ही लेंगे। जो नया बच्चा है ऋषिजित, क्या नाम है? ऋषिजित, आप क्या बोलते हो? आपको आवाज आ रही है? आप देख रहे हो बेटा? हाँ सर। आप क्या बोलते हो, कितना लेंगे? लेंथ क्या कि हाँ, डिस्टेंस। भाई स्मॉल आर क्या था ये? देखो फॉर्मूले में स्मॉल आर क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है ना। लेंथ। हाँ मैंने बोला इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी लेंगे? 4r लेंगे, 2r लेंगे, कुछ और लेंगे? सर 4r दिया है तो 4r ही लेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16r। ठीक है, बाकी कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है क्या? सर 4r सर, माइनस r माइनस स्मॉल r। ठीक है, अब मेरा आंसर सुनना। मेरा आंसर सुनना क्या है ना, है अच्छा आंसर। ऐसा क्यों? क्यों सर? है सर मास ने दिया इसलिए। मास दिया ही है, MO 2M दिया तो है। सुनना, अब क्या है देखो, आमतौर पे बच्चे क्या गलती करते हैं? आमतौर पे बच्चे ये बेटा माइक बंद करो। आमतौर पे बच्चे बोलते हैं कैपिटल जी। सुनना, M1 कितना है बच्चों? M बोलो, M1 कितना है? M। M2 कितना है? 2m। कुछ लोग दिमाग लगा के 4r लिख देते हैं। कुछ लोग दिमाग लगा लेते हैं यार ये कितनी दूरी है, r है, ये भी कितनी, तो बची हुई ये कितनी होगी? ये 4r से 2r को माइनस कर दें।
तो कुछ लोग यहाँ 4R लिख देते हैं, कुछ लोग यहाँ 2R लिख देते हैं। जो भी लिखते हैं वो दोनों ही लोग गलत है। क्यों, बताता हूं। दूसरा, मान लीजिए ये स्पंदन खड़ा है और ये हिमांशु खड़ा है। स्पंदन का मास तो हालांकि बहुत नेग्लेक्टेड है, मान लो 40 किलो है। स्पंदन है, हिमांशु को मैंने देखा नहीं अभी तक। अरे नहीं यार, इससे ज्यादा नहीं तुम्हारा मास। हिमांशु को देखा नहीं है, हिमांशु को 50 किलो मान लिया, और स्पंदन और हिमांशु के बीच की दूरी जो है वो है 2 मीटर। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग तो क्या ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? न्यूटन के अकॉर्डिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। तो न्यूटन तो बोलता है भाई दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट करता है, ये भी उसको बोलेगा, स्पंदन को बोलेगा आजा बेटा, स्पंदन हिमांशु को बोलेगा आजा बेटा, हम दोनों के बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब कितना लगना चाहिए इन दोनों के बीच? ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा बताओ, चलो कितना लगेगा? कैपिटल जी ब्रैकेट में कितना लगेगा? 40 into 50 बोलोगे ना बेटा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये समझ में आया? कैपिटल जी की वैल्यू रख देंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बट ये वाला फॉर्मूला भी क्या है? गलत है। ऐसा क्यों? सर जी की वैल्यू गिवन नहीं है। अबे जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है भाई। वो कांस्टेंट है सर। यस सर। जी की वैल्यू तो हमेशा पता रहती, जिंदगी में कभी नहीं भूलना है, ये वैल्यू तो हमेशा पता है। बट आप लोग मेरे को बताओ कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ? कुछ तथ्य दिख रहा है क्या आपको? अब मैं ये भी आपको बोल दूं, ये बात वो बात बोल रहा हूँ जो 100 में एक बच्चा जानता है। आप लोग अपने साथ वालों से पूछिए, नॉर्मली आदमी इस पर ध्यान ही नहीं देता है। नॉर्मली मैं तो देखा कोई बच्चा ध्यान ही नहीं देता है। अभी आप लोगों में से सब लोगों ने कहा है, और लोग ये करते करते पूरा चैप्टर भी खत्म कर देते हैं। ये क्यों? सुनना बेटा, तो कारण क्या है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लिखो नोट लिखो यहाँ पे, ऐसा क्यों, गलत क्यों है? तो न्यूटन्स लॉ इज applicable only on किस पे? only on point masses, not on किस पे? not on bigger masses। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारा नोट है। नोट क्या है बच्चों? कि जो न्यूटन्स लॉ होता है वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली ऑन द पॉइंट मासेस, नॉट ऑन बिगर मास। अब सवाल ये कि सर ये पॉइंट मास और बिगर मास में क्या फर्क होता है? देखो, पॉइंट मास मतलब क्या पॉइंट का साइज होता है क्या? क्यों बच्चों, क्या पॉइंट का साइज होता है क्या? अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट बना दूंगा, सुनना, अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट बना दूंगा तो ये 2 पॉइंट का कोई साइज होगा क्या? साइज होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है बच्चों, वो सिर्फ पॉइंट मासेस पे लगता है। अगर कोई बड़े ऑब्जेक्ट्स ले लिए जाएं तो वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल नहीं होता। इसका ये कतई मतलब नहीं कि वहां ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता। जैसे लैपटॉप, आपका लैपटॉप और आप, क्या दोनों में से कोई भी पॉइंट मासेस है क्या? क्या दोनों में से कोई पॉइंट मासेस है क्या? बोलो, नहीं। तो आपके और आपके लैपटॉप के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लग तो रहा है, बट उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसकी मदद से कैलकुलेट नहीं कर सकते? विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? द पॉइंट। अब आपको समझ में आया ये दो गलत क्यों है? क्या ये बॉल पॉइंट मास है क्या? तो सेंटर पॉइंट को कंसीडर करते हैं? नहीं करते भाई, तो मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर बॉल की रेडियस दी हो, अगर बॉल की बच्चों रेडियस दी हो तो उसे पॉइंट मास कंसीडर नहीं करते।
तो ये सॉलिड बॉडी है, इट इज नॉट अ पॉइंट बॉन्ड, इट इज व्हाट, इट इज अ सॉलिड बॉडी। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगाते, और यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगाते। सेंटर ऑफ मास में बात करेंगे आगे अपन कि कॉम से रिप्लेस कैसे करते हैं, वो आगे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बात करूंगा। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर फिर न्यूटन्स हाँ, लॉ बोलो। और अर्थ में भी एप्लीकेबल नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो? सर फिर न्यूटन्स हाँ, लॉ अर्थ पे भी उसको एप्लीकेबल नहीं है? अर्थ पे एप्लीकेबल नहीं होता, बट उसको सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से अपन अप्लाई करते हैं, वो आगे बताऊंगा। उसको सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से अप्लाई करते हैं। सर 10th में सारे क्वेश्चन सारे 10th क्लास में तो तुमको सारे पॉइंट मास ही मानते हैं ना अपन, ठीक है। पर ऐसे 10th बॉल क्लास में के सबको पॉइंट एग्जांपल्स मास ही होते मानते थे हैं। ना, क्या बोल रहे हो? इसको नोट करते ऐसे चलो सब लोग, पहले नोट भी करते सॉलिड सब बॉडी लोग। के एग्जांपल होते थे ना। सॉलिड बॉडी के एग्जांपल, हाँ 10th में ऐसे एग्जांपल्स होते थे। हाँ सर, सारी सॉलिड बॉडी तो बॉडी 10th स्टैंडर्ड में हम ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ और सन में फिर अर्थ और मून के भी पढ़ते थे। बताऊंगा यस सर। बताऊंगा बेटा, सर हमने बताऊंगा तो बेटा 10 उसको बताएंगे आगे, तो हमने रुको। गलत सॉलिड पढ़ा है। बॉडी को आप, नहीं गलत नहीं, वो भी सही है। सॉलिड बॉडी को पॉइंट मास से, मैंने क्या बोला, सॉलिड बॉडी को फिर पॉइंट मास से रिप्लेस करेंगे, सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करेंगे, बताऊंगा भाई। शांति तो पकड़ो। इसको लिख लिया आप लोगों ने? चलिए उस पर आऊंगा आगे, रुको सही, शांति तो पकड़ो। अभी मैंने क्या बोला वो देखो, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अपन पॉइंट मास पे ही लगाते हैं, अगर पॉइंट मास नहीं है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग नहीं लगाते हैं। फिर सॉलिड बॉडी पे कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सॉलिड को पॉइंट से रिप्लेस करते हैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन इस पे बनता है वो क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड तो बन ही जाएगा, बट दूसरा जो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन होगा वो कैसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का शुभारंभ मैं आपको करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखना सब लोग, है ना। 2, अच्छा पार्टिकल शब्द सुना है? यस सर। है ना, ये समझना पार्टिकल मतलब क्या होता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 पार्टिकल, तो पार्टिकल मतलब कौन सा मास होता है? पार्टिकल को कैसा मानते हैं अपन? पॉइंट मास मानते हैं, ठीक है बेटा। माइक बंद करो। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास कैपिटल एंड m1, बेटा बंद करो माइक। 2 particles of mass capital M1 and M2 are kept fixed, लिखते चलना मेरे साथ साथ, kept fixed d distance apart, लिख लिया? लिख लिया? हाँ। इसके बाद में वेयर शुड बी द, टाइम कितना बचा मीटिंग खत्म होने में? थर्ड 9 minutes। पार्टिकल, हाँ ऊपर लिखा है वैसे, बी केप्ट so that resultant force on this due to m1 and m2 becomes 0, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लो।
आगे बताऊंगा मैं ना आपको, चिंता मत करो, चैप्टर बचा है। हेवनली बॉडीज और सॉलिड बॉडी में न्यूटन्स लॉ कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा। तो उसको पहले सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। बट लगेगा वो पॉइंट मास में ही, पहले आपको पॉइंट से रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अब 10th क्लास में इतना बताते नहीं है कि पॉइंट है या सॉलिड बॉडी है, वहां तो अपन मान लेते हैं कि हाँ सब कुछ सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं कहानी। हाँ लिख लिया आप लोगों ने, सभी ने? ये बहुत यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। यहीं से हम लोग हमारे न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे। ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें थोड़ा सा रिजल्टेंट वेक्टर के रिजल्टेंट का उपयोग होगा, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। कल सब लोग वेक्टर पढ़ के आना। हाँ क्या बोल रहे हो? शुरू करो, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ बेटा बोलो। यस सर। हाँ कोई कुछ बोल रहा था अभी, बोलो। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार प्रूफ करके इसके फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली याद भी कराऊंगा। सबसे पहले सब लोग मेरे साथ में पढ़ेंगे। क्या दिया है देखो, सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले ऐसा पढ़ना, टू पार्टिकल। मैंने बोला, आवाज आ रही बच्चों? पार्टिकल का मतलब, पार्टिकल का मतलब पॉइंट मास। मास कितना है उनका? मास कितना है? m1 है और M1 and m2। इन दोनों को कैसे कर दिए? इन दोनों को कैसे कर दिया? फिक्स्ड। कितनी दूरी पे फिक्स कर दिया? d डिस्टेंस अपार्ट पे, d डिस्टेंस अपार्ट पे फिक्स कर दिया। क्या डायग्राम बना लो? बोलो डायग्राम बना लो। Yes, ये sir. पार्टिकल बना लो, इसका मास m1 है, इससे कितनी दूरी पे बच्चों? ये भी पार्टिकल है, मास m2 है, इन दोनों के बीच की दूरी ले लो d। अब क्या बोला है? अब ये बताओ क्या बोला है? वेयर शुड बी द थर्ड पार्टिकल, तीसरा भी कैसा है पार्टिकल, बी केप्ट। वेयर शुड बी द थर्ड पार्टिकल बी केप्ट so that the resultant force on this due to m1 m2 becomes 0। क्वेश्चन देखना, तो तीसरे पार्टिकल को उन दोनों के बीच में, थोड़ा क्वेश्चन में और लिख दिया, वेयर शुड बी द थर्ड पार्टिकल बी केप्ट इन बिटवीन सो दैट द टोटल रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू m1 एंड m2 becomes 0। मैं यहां से क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। आप लोगों को सभी को मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? तो तीसरे पार्टिकल को कहां रखा जाए ताकि उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0। तो थर्ड पार्टिकल का मास दिया है क्या, बताओ? थर्ड पार्टिकल का मास दिया है क्या? No, sir. देखो क्वेश्चन, तो लेट कर लो, नहीं दिया तो लेट कर लो। सो लेट स्मॉल m, देखो ये कैपिटल m है, मान लो स्मॉल m बी द मास ऑफ थर्ड पार्टिकल, ऐसा मानना सीखो। तो हमने मान लिया लेट की जो तीसरा वाला पार्टिकल है बच्चों, उसका मास कितना है हमारा? स्मॉल m है। बस उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन समझ में आया? उसने क्या पूछा है, इन दोनों के बीच तीसरे पार्टिकल को कहां रखा जाए ताकि क्या हो, इसका मतलब क्या है, ताकि उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या हो? 0। तो कहीं भी रख लूं, मान लो यहां रख लूं, मान लो तीसरे वाले पार्टिकल को हमने यहां रख दिया। अच्छा यहां रख दिया तो कितनी दूरी पे? तो यहां से x दूरी पे मान लो, यहां से x दूरी पे, तो इस वाले m कितनी दूरी पे हो जाएगा वो? अगर m1 से x दूरी पे तो m2 से कितने पे हो जाएगा? D minus x. तो m2 से d माइनस x दूरी पे, देखना ना। तो रिजल्टेंट का पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, फिर धीरे धीरे कल मैं पूरा रिजल्टेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोगों को भी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मिनट रुकना है, बाहर से जरा गाड़ी बंद कर ले। हाँ चलो गए। तो हमने बोला m1 m2 दो पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल को मान लिया उसका मास स्मॉल m है, और ये तीसरे पार्टिकल को यहाँ से x दूरी पर रख दिया, तो यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? d माइनस x दूरी पे होगा। ये डायग्राम समझ में आया सभी को? अब देखना, दिख रहा है डायग्राम? यस सर। हाँ अब देखो, तो ये वाले पार्टिकल तो हमने बोला, ये वाले पार्टिकल तो कैसे हैं?
फिक्स्ड है, फिक्स्ड। ये वाले पार्टिकल भी कैसे हैं, फिक्स। अब देखो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा उसका इस्तेमाल करते हैं। भाई हमारे अकॉर्डिंग न्यूटन ने क्या बोला, दुनिया में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी आदत डालो, कल इसी के क्वेश्चन कराऊंगा कि सब पार्टिकल एक दूसरे को सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। सवाल ये अपन किस पे फोर्स लिख रहे हैं, तो हमें क्या बोला है, फोर्स किस पे लिख रहे हैं, थर्ड पार्टिकल कौन सा, ये 1 2 3 ये थर्ड पार्टिकल है, क्या बोलते हो। तो इसको कौन कौन अट्रैक्ट करेगा, इसको कौन कौन अट्रैक्ट करेगा, बताओ M1 and M2। इसको कौन कौन अट्रैक्ट करेगा, M1 बिल्कुल। and तो ये आदत डालनी है, इसकी आदत मैं कल भी लगवाऊंगा। भाई क्लास में 50 बच्चे बैठे, मैंने बोला स्पंदन पे फोर्स लिखो, तो बाकी उन 50 लोग सब के सब क्या करेंगे, स्पंदन को अट्रैक्ट करेंगे। सहमत हो मेरी बात से, बोलो भाई। तो अगर ये थर्ड पार्टिकल की बात करूं तो ये थर्ड पार्टिकल को कौन कौन अट्रैक्ट करेगा, M1 भी। ये क्या बोलेगा, सब लोग बोलेंगे मेरी तरफ आ जा। तो M1 जो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा ये किधर लगाएगा, लेफ्ट में कि राइट में, सोचो। लेफ्ट M1 अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जो M1 होगा ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा ये लेफ्ट में लगाएगा। क्या इस फोर्स को F1 नाम दे दूं, 1 क्यों, M1 का फोर्स M1। ऐसे ही ये थर्ड पार्टिकल को M2 किधर बुलाएगा, राइट साइड, टुवर्ड्स राइट में। ये देख लीजिए, तो जैसे ही आपने इस थर्ड पार्टिकल को बीच में रखा तो ये सब के सब लोगों ने इस थर्ड पार्टिकल को अपनी तरफ बुलाना चालू कर दिया। M1 ने बोला तू लेफ्ट में आ जा, M2 ने बोला तू राइट में आ जा। अब सवाल, अगर F2 बड़ा हो गया F1 से तो बताओ, अगर ये वाला फोर्स बड़ा हो गया ये इससे, तो ये थर्ड पार्टिकल किधर चले जाएगा, M2 की तरफ, M2 की तरफ। अगर ये F1 बड़ा हो गया, F1 बड़ा हो गया F2 से, तो ये थर्ड पार्टिकल किधर चले जाएगा, M1 की तरफ, M1 की तरफ। अब सोचो, अगर F1 F2 बराबर हो गए तो कहीं जाएगा क्या, नो सर। मीटिंग बंद हो जाएगी बेटा, तो एक बार 15 मिनट के लिए आप लोग फिर और ज्वाइन करिए। बस क्वेश्चन में पूछा ही क्या है, अभी जब वापस ज्वाइन करें तो समझ में नहीं आएगा, बाद में बोलना मत। क्वेश्चन में पूछा ही क्या है, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस ड्यू टू M1 एंड M2 बिकम्स 0। बस बच्चों, वेक्टर अभी पढ़ा ही रहा हूं मैं आप लोगों को क्लास में। अगर दो फोर्सेस अपोजिट लग रहे हैं, देखो काम आया कि नहीं आया, F2 इधर